नमस्ते बच्चों। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था एसिड बेस थ्योरीज के बारे में और फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में देखा था किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ये भी देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के। उसमें हम लोगों ने 5 फैक्टर्स लिखे थे। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा था, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखा था, फिर टेम्परेचर लिखा था, कंसंट्रेशन लिखा था और लास्ट था एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर इन्फानाइटली डाइल्यूट कर दें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। चलिए, ये 5 फैक्टर्स हम लोग ने देखे थे। इनके अलावा एक और फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वो फैक्टर होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट एक चीज़ होती है, उसको अभी हम लोग नहीं देखते हैं, वो चीज़ आगे इन्वॉल्व होगी, इसी चैप्टर में इन्वॉल्व होगी। तो जब इन्वॉल्व होगी तो उसको वहीं पे हम लोग समझ लेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एक फैक्टर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को चेंज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होता है। एक्चुअली किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट कौन कराता है? तो सॉल्वेंट ही कराता है। सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो उसका सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन से एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी यूज होती है डिसोसिएट कराने में। तो अगर हम लोग सॉल्वेंट चेंज करें तो अलग अलग सॉल्वेंट लेंगे तो उनमें पोलर नेचर जो है वो अलग अलग हो सकता है और उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी सॉल्वेशन से वो अलग अलग हो सकती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो सकता है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में हम लोग सॉल्वेंट चेंज नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लेंगे। ठीक है, वाटर को ही सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है ना। अब हमें वाटर के बारे में कुछ चीज़ें देखनी है। वाटर खुद में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, हालांकि बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है वाटर, बट वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर खुद डिसोसिएट करता है और H+ और OH- आयन बनाता है। तो वाटर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटिटी, उसको बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या एक क्वांटिटी होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये 2 क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं वाटर के लिए। तो ये क्या होता है अब ये हम लोग को देखना है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर खुद में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अगर आप प्योर वाटर लेते हैं तो ये डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करके H+ एक्वस और OH- एक्वस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अच्छा, प्योर वाटर का अगर कंसंट्रेशन निकाला जाए, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन C, तो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो मान लेते हैं हमारे पास 1 लीटर वाटर है, प्योर वाटर। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हम लोग 1 ग्राम पर ml लेते हैं। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो मास कितना हो जाएगा? तो 1000 ग्राम मास हो जाएगा। 1000 ग्राम मास हो जाने का मतलब क्या है? 1000/18 इसके मोल्स हो जाएंगे और वॉल्यूम हमने 1 लीटर लिया है, तो यही कंसंट्रेशन हो जाता है 1000/18। सॉल्व करने पे इसको हम लोग 55.55 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 55.5555 आता चला जाता है ये। तो 1000/18 या फिर 55.55 एक ही बात है। ठीक है ना। तो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन 1000/18 होता है। ठीक है, T = 0 पे इसका कंसंट्रेशन C जो कि 1000/18 अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है ना। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आएगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा मान लिया जाए तो C1 - अल्फा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C-अल्फा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C-अल्फा। ठीक है, इसके लिए अगर Ki डिफाइन किया जाए
आयनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का, इस प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हाँ, अब बात ये आती है कि वाटर का कंसंट्रेशन C जो है वो काफ़ी ज़्यादा है 55.55, और ये जो अल्फ़ा होता है ये बहुत स्मॉल होता है वाटर के केस में। ये C अल्फ़ा की वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं C के कंपैरिजन में। तो होता क्या है, इसका कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट मान के मल्टीप्लाई कर देते हैं KI में, और KI इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर है, इसको हम लोग एक नया टर्म बोल देते हैं KW। ये कांस्टेंट और इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट, ये वैल्यू लगभग कांस्टेंट ही है। तो ये पूरा टर्म एक नया कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, KW। KW को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW का नाम बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। KI को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। KI आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है और KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। KW की वैल्यू किसके बराबर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है ना। हालांकि दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई वेरिएबल होता है, दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, बट दो अलग अलग कांस्टेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। KI इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम लोग बोल रहे हैं KW। KI को बोला जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोटोनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या इसी को बोला जाता है ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। तीनों एक ही चीज है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या सेल्फ प्रोटोनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। जबकि KW को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेफिनेशन एक तरह से KI और KW का। KI क्या चीज़ है और KW क्या चीज़ है, पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर और इस पर हम लोग बातें करते हैं। नोट कर लिए, चलिए। हमें दिख रहा है कि अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, और वो किसके बराबर है, तो C अल्फा। H प्लस कितना है, C अल्फा, OH माइनस कितना है, C अल्फा। तो प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं, C अल्फा के बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ये एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, ठीक है ना। कहाँ से आता है ये हमें नहीं जानना है, एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है कि KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। किस टेम्परेचर पे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो KW हमने किसके जगह लिखा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसी की जगह लिखा है। और H प्लस और OH माइनस प्योर वाटर में इक्वल है, तो जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस, मतलब अगर ये X है तो ये भी X है, मतलब ये X स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब प्योर वाटर में H प्लस इक्वल टू OH माइनस, ये है वैल्यू 10⁻⁻14। तो ये एक कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻7।
किस में? प्योर वाटर में, है ना, प्योर वाटर में। और किस टेम्परेचर पे? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्योर वाटर में जितना H+ उतना ही OH-, और वो कितना? तो 10⁻⁻⁷ किस टेम्परेचर पे? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बात समझ में आ रही है? हमें H+ कंसंट्रेशन पता चल गया, मतलब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई? C की वैल्यू हो गई 10⁻⁻⁷। इसका मतलब यहाँ से हम लोग अल्फा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो अल्फा हो जाएगा 10⁻⁻⁷ अपॉन C, और C कितना है? तो अभी निकाले थे हम लोग 1000/18 है, 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻10, है ना, 18 इंटू 10⁻⁻10। तो उसको 1.8 अगर कर दिया जाए तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻9। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? तो 1.8 इंटू 10⁻⁹। हाँ, किस टेम्परेचर पे? तो अभी तक हम लोग टेम्परेचर कितना लेके चल रहे हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक चीज़ और, ये वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। इसी तरीके से अब वाटर का हम लोग KI निकाल सकते हैं। KI इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, इसी को हम लोगों ने KW के बराबर लिखा था। तो KI क्या हो जाएगा? तो KW अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ऐसा हो जाएगा। तो KW की वैल्यू है 10⁻⁻14, और वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? तो 1000/18। वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? 1000/18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻⁻17, मतलब KI की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये हो गया वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट। किस टेम्परेचर पे? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं वाटर के लिए। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। ये वैल्यू अगर दे दिया गया है तो अच्छी बात है, बट जनरली नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में। हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का KW 10⁻⁻14 होता है, और ये भी एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है इस रिएक्शन का, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोगों ने KI में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको भी हम लोग एक तरह से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं ना। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू याद रहे चाहे ना रहे, ये अगर याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये याद है तो हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से तुरंत, है ना। हाँ, लेकिन ये याद होना चाहिए, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वैल्यू आपको पता हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बनते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पे KW के वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है हमें, और हमें दिया नहीं जाता है KW का वैल्यू। तो बहुत सिंपल सी वैल्यू है 10⁻⁻14, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट करें। नोट कर लिया? चलिए, अब बात ये आती है कि ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बताया था कि उनका डिसोसिएशन वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने से। नहीं, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज तो होगा ही, क्या इफेक्ट आएगा? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, ये हम लोगों ने देखा है। तो KW की अगर बात की जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।
और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KW की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KW की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर KW बढ़ रहा है तो प्योर वाटर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ OH- भी बढ़ेगा। क्यों ऐसा? तो क्योंकि KW किसके बराबर है? तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, KW की वैल्यू बढ़ रही है, तो दोनों तो इक्वल ही है ना प्योर वाटर में। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो x और x स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो H+ भी बढ़ेगा और OH- कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो। हाँ, कितना चेंज होगा टेम्परेचर से, कितना चेंज आएगा, तो ये हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर T1 था तो KW की वैल्यू थी KW1। हमने टेम्परेचर को चेंज करके T2 कर दिया तो KW की वैल्यू चेंज होके हो गई KW2। तो एक इक्वेशन हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखा था, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जब देख रहे थे, log of K equilibrium 2 upon log of K equilibrium 2 upon K equilibrium 1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो उसी से यहाँ पे भी लिखा जा सकता है log of KW2 अपॉन KW1 इज इक्वल टू इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन अगर हमें कभी यूज़ करना पड़े तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला कि KW की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू बढ़ेगी। KW तो बढ़ेगा ही, साथ में वाटर में H+ का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और OH- का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। हाँ, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग KW की वैल्यू बढ़ेगी? तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया। चलिए, तो ये हुआ वाटर के बारे में एक दो चीज़, वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट, और किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। अगर इसके अलावा कुछ होता है तब फिर हमें बताया जाएगा KW की वैल्यू क्या है। जैसे 60 डिग्री के अराउंड KW की वैल्यू, 62 डिग्री के अराउंड KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻13, या 90 डिग्री के अराउंड KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। ऐसा होता है, ठीक है। बट ये डाटा हमें याद नहीं रखना है। हमें कौन सा डाटा याद रखना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। मैक्सिमम क्वेश्चंस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज होगा और KW आपको बताया नहीं जाएगा, तो 10⁻⁻14 हम लोग याद रखेंगे। और अगर प्योर वाटर है तो उसमें H+ कितना होगा? तो 10⁻⁻7, या OH- भी कितना होगा? तो 10⁻⁻7, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि वाटर में अगर हम लोग कुछ मिला दें तो क्या होगा। वाटर में अगर कुछ ऐड कर दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करिए आपने वाटर में एसिड मिला दिया। वाटर में क्या ऐड कर दिया? कोई एसिड। अब एसिड का काम क्या होता है? H+ प्रोवाइड करना। प्योर वाटर था तो प्योर वाटर में H+ कंसंट्रेशन कितना था? 10⁻⁻7,
टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चल रहे हैं, जब तक आप कुछ ना बोलें तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर 25 है, प्योर वाटर में H प्लस कितना था, तो 10⁻⁻⁷, और OH माइनस कितना था, तो वो भी था 10⁻⁻⁷। अब आपने प्योर वाटर में कोई एसिड मिला दिया, एसिड मिला देंगे तो क्या होगा, उससे वाटर का H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एसिड वहां पे जाके H प्लस रिलीज करेगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एसिड मिलाने से H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन अब जो भी होगा वो 10⁻⁻⁷ से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, H प्लस मिलाने से, एसिड मिलाने से इस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रिएक्शन कहीं शिफ्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये रिएक्शन शिफ्ट करेगी, किधर शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। नहीं, आपने एक प्रोडक्ट मिला दिया है तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप एक्सटर्नली भी तो H प्लस कुछ ऐड कर रहे हैं एसिड के हेल्प से, तो ओवरऑल आपने कुछ मिलाया, उसमें कुछ रिएक्ट किया, तो जितना मिलाएंगे वो पूरा रिएक्ट नहीं कर जाएगा, जितना मिलाएंगे उसमें का कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बचेगा, तो ओवरऑल जो अब H प्लस हो जाएगा वो 10⁻⁻⁷ से ज़्यादा हो जाएगा। और H प्लस इंटू OH माइनस ये किसके बराबर होना है, तो KW के बराबर होना है। KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फाइनली जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो H प्लस इंटू OH माइनस KW के बराबर होना ही होना है, और KW कितना है, तो 10⁻⁻14 है। ये वैल्यू 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो गई है, तो ये वैल्यू 10⁻⁻7 से कम हो जाएगी, मतलब OH माइनस अब जो भी होगा वो लेस देन 10⁻⁻7 होगा, और H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁻14 होना चाहिए। मतलब आपने एसिड मिलाया और H प्लस हो गया 10⁻⁻2 मोलर, H प्लस हो गया 10⁻⁻2, तो OH माइनस कितना हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होना है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻12। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14, क्योंकि फाइनली रिएक्शन ये वाली इक्विलिब्रियम पे आई होगी। आप जितना भी एसिड मिला लीजिए, जितना भी बेस मिला लीजिए, समझ आ रही बात। तो अगर आप एसिड मिलाएंगे तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो जाएगा, OH माइनस 10⁻⁻7 से कम हो जाएगा। वही अगर आप बेस मिलाते तो इस बार OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता, OH माइनस 10⁻⁻7 से ज़्यादा होता, तो इस बार H प्लस 10⁻⁻7 से कम हो जाता। H plus will be less than 10⁻⁻7 and OH minus will be greater than 10⁻⁻7। हाँ, लेकिन जो भी होगा H plus into OH minus 10⁻⁻14 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप एसिड मिलाएंगे तो H प्लस बढ़ जाएगा, OH माइनस कम हो जाएगा, अगर बेस मिलाएंगे तो OH माइनस बढ़ जाएगा, H प्लस कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी होगा इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो 10⁻⁻14। हाँ, एक चीज़ ये बोला जाए कि अगर आपने कोई एसिड ऐड किया तो एसिड वहाँ पे जाके क्या किया, H प्लस प्रोवाइड किया। जैसे आपने HCl ऐड कर दिया तो HCl ने क्या किया, वहाँ पे H प्लस प्रोवाइड किया और Cl माइनस प्रोवाइड किया, तो H प्लस एक तरह से इस रिएक्शन में आप ऐड कर दे रहे हैं। HCl ऐड करने का मतलब क्या, इस रिएक्शन में आप एक तरह से H प्लस ऐड कर दे रहे हैं, और H प्लस ऐड करने से ये रिएक्शन किधर शिफ्ट हो गई, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वाटर के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, तो रिएक्शन के बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। नहीं, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा अगर आप H प्लस ऐड कर दे रहे हैं, या अगर आप कोई बेस ऐड कर दें तो OH माइनस ऐड कर देंगे तो भी रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो भी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। मतलब वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा अगर आप वहां पे H प्लस ऐड करें या OH माइनस ऐड करें। H प्लस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मतलब एक कॉमन आयन हो गया, नहीं
इन दोनों के लिए H+ क्या है, कॉमन आयन है, HCl और वाटर के लिए, है ना। तो कॉमन आयन ऐड कर देने से रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। एक कोई अगर आप कॉमन आयन ऐड कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। समझ आ रही बात। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करने के लिए एक तरीका ये भी है, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा था कॉमन आयन इफेक्ट एक होता है, तो वो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जा रहा है ना। समझ आ रही बातें। चलिए इस चीज़ को आप वहाँ पर नोट कर लीजिए, ये रहने दीजिए। कॉमन आयन इफेक्ट एक समझने वाली चीज़ है, उसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है, वो हर जगह इन्वॉल्व होगा, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी जगह इन्वॉल्व होगा, उसको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आप वहाँ चाहे तो नोट कर लीजिए। और ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। चलिए नोट करिए। नोट कर लिया। चलिए तो ये वाटर से रिलेटेड बातें हो गई। अब एक टर्म हम लोग को देखना है पीएच, और एक चीज़ होती है पीएच स्केल। पीएच क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। हेडिंग डालिए वहाँ पे, पीएच एंड पीएच स्केल। लिखा। चलिए देखिए इधर, पीएच को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। सॉल्यूशन में जो H+ कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है। नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। जैसे अगर H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है तो पीएच कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻²। तो पावर में ये बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2, और log 10 कितना होगा, तो 1। तो पीएच कितना हो गया, 2। मतलब 10 के पावर में माइनस में जो भी क्वांटिटी रहेगी वही पीएच हो जाएगा, अगर H+ कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो। मतलब अगर H+ कंसंट्रेशन को हम लोग बोल रहे हैं 10⁻⁻x है, तो पीएच कितना हो जाएगा, तो x। नहीं, बात समझ में आ रही है नहीं। या सपोज करिए अगर H+ कंसंट्रेशन दिया गया 2 × 10⁻⁻5, तो pH कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻5। इसको अगर सेपरेट कर दें तो pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी, और ये माइनस लॉग 2 बचा रहेगा, तो pH हो गया 5 माइनस लॉग 2। pH हो गया 5 माइनस लॉग 2। मतलब अगर H+ कंसंट्रेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं x × 10⁻⁻y, तो x जो था वो कितना हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ 2 था, है ना, तो 2 की जगह यहाँ log x, और y यहाँ आ जाएगा। मतलब pH कितना हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, pH क्या बोला जा सकता है यहाँ पे, y माइनस log x, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो H+ कितना दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया है, अगर H+ इस फॉर्म में दिया गया है तो डायरेक्टली pH x हो जाएगा, अगर H+ इस फॉर्म में दिया गया तो pH इतना हो जाएगा, ठीक है। या रिवर्स में अगर pH हमें बता दिया गया 5, तो H+ कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻, माइनस में जो भी pH दिया गया है,
समझ आ रही बात? तो पीएच को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इस चीज को पहले वहां पे नोट करिए आप। नोट कर लिया? चलिए, अब एक चीज ये होती है, जैसे सपोज करिए H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻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 ⁻
अगर H प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो pH क्या हो जाएगा, माइनस log 1। log 1 कितना होता है, तो 0, तो pH माइनस 0 मतलब 0। अगर H प्लस कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो pH कितना, माइनस log 2, मतलब log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301, तो माइनस ऑफ 0.301। नहीं, ये हम नहीं बता सकते। pH माइनस 0.301 ये हम यहाँ पे नहीं बता सकते। pH ऐसा है क्या कि निगेटिव में नहीं हो सकता, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि pH निगेटिव में नहीं हो सकता। pH निगेटिव हो सकता है, बट कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ हमने कंसंट्रेशन लिख दिया है, बट ये एक्चुअल में कंसंट्रेशन नहीं होता, ये एक्टिव मास होता है। एक बार जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये क्या होता है, एक्टिव मास। एक्टिव मास इज इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन, ऐसा हम लोग बताए थे। और ये बोले थे कि ये कोफिशिएंट 1 होता है सॉल्यूशंस के लिए, बट किसके लिए, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कोफिशिएंट 1 होता है, तो उनका एक्टिव मास उनके कंसंट्रेशन के बराबर। बट अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हुआ, सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड हुआ तो फिर ये कोफिशिएंट 1 नहीं होता है, तब फिर एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होगा। और अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर या उससे ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पे है, तब फिर एक्टिव मास कंसंट्रेशन के बराबर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव मास हमें रखना है, ना कि हमें कंसंट्रेशन। तो ये सॉल्यूशन गलत है। हाँ, एक्टिव मास इसका कितना होगा हमें नहीं पता है, हमें ना ही उसको जानना है, तो हम लोग इसका pH कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस सॉल्यूशन का pH हम लोग निकाल नहीं सकते। हमारे लेवल पे जो चीज़ें हम लोग को देखनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि क्या pH नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है। लेकिन हमारे लेवल पे हम लोग कहाँ तक जाना है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन H प्लस का हम लोग कितना लेंगे, तो 1 मोलर, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 मोलर तक हम लोग उसके कंसंट्रेशन को उसके एक्टिव मास के बराबर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। समझ आ रही है बात? तो मैक्सिमम हम लोग H प्लस कहाँ तक जाएंगे, तो 1 मोलर तक जाएंगे। और जब H प्लस 1 मोलर है तो उस टाइम OH माइनस कितना होगा, H प्लस इंटू OH माइनस KW के बराबर है 10 रेज टू द पावर माइनस 14। तो 10 रेज टू द पावर माइनस 14, तो OH माइनस इतना ही हो जाना चाहिए, H प्लस इंटू OH माइनस, तभी 10 पावर माइनस 14 होगा। नहीं, बात समझ में आ रही है ना? जब H प्लस 1 मोलर है तो OH माइनस कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर माइनस 14। ठीक है। जिस तरीके से मैक्सिमम हम लोग 1 मोलर H प्लस तक जा सकते हैं, उसी तरीके से मैक्सिमम OH माइनस भी हम लोग 1 मोलर तक जा सकते हैं। OH माइनस भी मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, 1 मोलर तक मैक्सिमम। और जब OH माइनस 1 मोलर है तो उस टाइम H प्लस कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर माइनस 14 मोलर। उस टाइम H प्लस कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर माइनस 14 मोलर। तो उस टाइम pH कितना हो जाएगा, तो pH उस टाइम 14 हो जाएगा। मतलब हम लोग के लिए pH कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेके 14 तक वैरी करेगा। हम लोग के लिए pH कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेके 14 तक।
इसी के बीच में हम लोग कैलकुलेशंस कर पाएंगे पीएच का, इसके बियॉन्ड हम लोग पीएच का कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। पीएच हम लोग कैलकुलेट करके नहीं बता पाएंगे कि इतना होगा। जो भी पीएच हम लोग कैलकुलेट करके बता पाएंगे वो कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से लेके 14 के बीच में, ठीक है। किस टेम्परेचर पे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से एक स्केल बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। एक स्केल बनाते हैं हम लोग जिसको हम लोग नाम देते हैं पीएच स्केल। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेके 14 तक होगा। अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में H+ कितना होता है, तो 10⁻⁻⁷ मोलर होता है, तो उसका पीएच कितना होगा, तो 7। तो 7 जो होता है पीएच, ये प्योर वाटर है, न्यूट्रल क्योंकि जितना H+ उतना ही OH-। यहाँ पे H+ इक्वल टू OH- इक्वल टू 10⁻⁻⁷। पीएच अगर 0 से 7 के बीच में है तो इधर सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। H+ इसमें 10⁻⁷ से ज़्यादा होगा, H+ इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷, OH- विल बी लेस देन 10⁻⁻⁷। हाँ, लेकिन जो भी होगा इन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होगा। इधर सॉल्यूशन बेसिक कहलाएगा 7 to 14 में। इधर H+ जो होगा वो लेस देन 10⁻⁻⁷ होगा, OH- ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷ होगा। ये हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं। किस टेम्परेचर पे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ऐसा पीएच स्केल होता है। कहीं पे भी लेकिन आप चले जाइए, किसी भी जगह पे आप चले जाइए, H+ इंटू OH- कितना होना चाहिए, तो 10⁻⁻14 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। चलिए, ये 0 से लेके 14 तक क्यों बना है, 0 क्यों, क्योंकि H+ मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 1। pH 14 क्यों, क्योंकि H+ मिनिमम कितना हो सकता है, तो 10⁻⁻14। ऐसा क्यों, क्योंकि OH- मैक्सिमम 1 हो सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, OH- जब मैक्सिमम 1 होगा तो H+ अपने मिनिमम पे चला जाएगा 10⁻⁻14, तो उस टाइम pH 14 हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। इस वजह से ये पीएच स्केल जो बनता है वो 0 से लेके 14 तक बनता है, और मिड पॉइंट पे न्यूट्रल आता है जहाँ पे H+ और OH- इक्वल होते हैं 10⁻⁻⁷ के बराबर, ठीक है ना। इसको ड्रॉ करिए वहाँ पे। ड्रॉ कर लिया। चलिए, अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। लिखिए, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड pH of a sample of tap water is found to be 7. The sample is, और ऑप्शन ए है एसिडिक, ऑप्शन बी है न्यूट्रल, ऑप्शन सी है बेसिक, और ऑप्शन डी है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी प्रिडिक्टेड। चलिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोलिए, सोचा क्या होना चाहिए। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे
एक टैप वाटर का सैंपल हमने लिया, उसका pH 7 आ रहा है, ऐसा बताया गया। तो बताना है कि सैंपल कैसा होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा, या ये जो डाटा दिया गया है ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि सैंपल कैसा है ये इनसफिशिएंट है, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बताइए क्या होगा? तो न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक होगा? एसिडिक तो नहीं होगा, नहीं, एसिडिक की तो कोई चांसेस ही नहीं है, या तो न्यूट्रल या तो बेसिक। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो बेसिक होना चाहिए। ये सॉल्यूशन, ये सैंपल टैप वाटर का जो है वो कैसा होना चाहिए? बेसिक। क्यों? टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान देंगे। टेम्परेचर कितना दिया गया है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 25 नहीं है, 25 होता तब 7 पे न्यूट्रल होता, पीएच अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता। अब टेम्परेचर 25 नहीं है, क्या है? 80। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग तो KW की वैल्यू बढ़ती है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ता है, ऐसा हम लोग देखें, या OH- कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो ये वैल्यू 10⁻⁻14 है, या फिर ये वैल्यू 10⁻⁻7 है। किस टेम्परेचर पे? 25 पे। हम टेम्परेचर को 25 से बढ़ा के कितना कर दिए? 80। तो 80 अगर कर दिए हैं तो KW बढ़ गया होगा, मतलब अब KW की वैल्यू 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW जो भी होगा वो 10⁻⁻14 से ज़्यादा होगा, या H+ जो भी होगा 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगा। और H+ और OH- तो बराबर ही होंगे ना, अगर प्योर वाटर है तो। लेकिन प्योर वाटर नहीं है, टैप वाटर है, हो सकता है कुछ कंटेमिनेशन हो सकता है H+ और OH- बराबर ना हो। लेकिन अगर प्योर वाटर है, अगर प्योर वाटर होता तो उसमें H+ 10⁻⁻7 से ज़्यादा होता, और अगर H+ 10⁻⁻7 से ज़्यादा होता तो pH क्या होता? <<7। नहीं, उल्टा होगा ना, माइनस लग जाता है ना, माइनस लॉग ऑफ H+। तो H+ अगर इससे ज़्यादा है तो pH इससे कम होगा, किसमें? प्योर वाटर में। मतलब ये स्केल ही चेंज हो जाएगा। अब नहीं, ये जो भी वैल्यू होगी अब वो <<14 होगी, या ये जो भी वैल्यू होगी वो <7 होगी न्यूट्रल के लिए, प्योर वाटर में। नहीं, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? जैसे एक डाटा लेके हम बताते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाते हैं। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW है 10⁻⁻12। तो प्योर वाटर में H+ और OH- बराबर होते हैं, और ये कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? 10⁻⁻6। तो प्योर वाटर का न्यूट्रल पे pH कितना हो जाएगा? 6। अब ये स्केल जो बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा? तो 0 से लेके 12 तक बनेगा इस बार, क्योंकि KW 10⁻12 है, OH- मैक्सिमम 1, तो H+ मिनिमम 10⁻12, तो pH 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब ये स्केल अगर इस टेम्परेचर पे बनाते तो 0 से लेके 12 तक बनता, और न्यूट्रल पॉइंट किस pH पे आता? तो 6 पे आता। और अब अगर 7 पे है किसी का pH तो किधर है? तो बेसिक। अगर किसी सॉल्यूशन का pH अब 7 है तो 6 से ज़्यादा है, मतलब बेसिक हो गया। तो इस टेम्परेचर पे हमें KW तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि KW जो भी होगा वो 10⁻⁻14 से ज़्यादा होगा, तो H+ जो भी होगा 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगा, तो pH 7 से कम होगा। pH जो भी होगा वो <7 होगा, मतलब ये वैल्यू <7 है, या ये वैल्यू <14 है इस टेम्परेचर पे फॉर प्योर वाटर। तो अब अगर किसी टैप वाटर के सैंपल का pH 7 आ रहा है तो 7 से इधर मतलब किधर आ गया? तो बेसिक। 7 इससे तो आगे ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू <7 है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? चलिए, तो ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जाता है इस पर। इसको अपने वर्ड्स में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। लिख लिया? चलिए,
तो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि वाटर का Kw क्या होता है, वाटर में H+ और OH- किस तरीके से रहते हैं। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें H+ इंटू OH- 10⁻⁻14 होगा, चाहे आप वाटर में एसिड मिलाए हो, चाहे बेस मिलाए हो, चाहे कुछ नहीं मिलाए हो, किसी भी कंडीशन में H+ इंटू OH- कितना होगा तो 10⁻⁻14। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि जिस तरीके से हम लोग pH डिफाइन करते हैं -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो इसी से सिमिलर बहुत सारे टर्म्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे POH आप डिफाइन कर सकते हैं, तो POH क्या होगा, तो जिसके भी आगे P लगा है उसका नेगेटिव लॉग ले लेना है, -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH-, -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH-। जैसे हमने वाटर का Kw डिफाइन किया था, तो PKW, तो ये क्या हो जाएगा -log ऑफ Kw, ठीक है। या कहीं अगर ऐसा लिखा है PKA, तो ये हो गया -log ऑफ K, या PKB तो -log ऑफ KB, या PKH तो -log ऑफ KH। जिसके भी आगे P लगा है उसका नेगेटिव लॉग आपको ले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलर टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं। और हमें ये पता है कि प्योर मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो H+ इंटू OH- KW के बराबर होगा, H+ इंटू OH- KW के बराबर, तो दोनों तरफ अगर नेगेटिव लॉग ले लिया जाए, -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू -log ऑफ KW। तो इसको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो -log ऑफ H+ -log ऑफ OH- इज इक्वल टू -log KW, -log KW, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं PKW, -log ऑफ H+, ये क्या हो गया PH, और -log ऑफ OH- ये क्या हो गया POH, माइनस इंक्लूडेड होते हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस POH इज इक्वल टू PKW। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होना चाहिए PKW। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो KW की वैल्यू क्या होती है, तो 10⁻⁻14। KW की वैल्यू 10⁻⁻14, तो -14 बाहर आ जाएगा, PKW कितना हो जाएगा 14। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी सॉल्यूशन का pH प्लस POH करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 14। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 14, ठीक है। और इन जनरल किसी भी टेम्परेचर पे pH प्लस POH किसके बराबर होगा, तो PKW के बराबर। हाँ, 25 पे pH प्लस POH इज इक्वल टू हो जाएगा 14। चलिए इसको नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया। जैसे किसी सॉल्यूशन का pH 2 है तो POH कितना हो जाएगा, तो 12। pH 5 है तो POH कितना हो जाएगा, तो 9, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नोट कर लिया है इसको, नोट कर लिया ना। चलिए अब हम लोग को कोई एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा किसी एक कंपाउंड का और बोला जाएगा कि इसका pH कैलकुलेट करिए। जैसे हमें HCl का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, या H2SO4 का दे दिया जाएगा, या CH3COH का दे दिया जाएगा, या HCN का दे दिया जाएगा, या H3PO4 का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, या H2S का दे दिया जाएगा, या हो सकता है NaOH का सॉल्यूशन दे दिया गया हो, या KOH का, या हो सकता है NH4OH का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया गया हो, या हो सकता है हमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया गया हो, या हो सकता है CH3
CONA का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया गया हो, या NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया गया हो, या CH3CONH4 का एक्वस सॉल्यूशन दे दिया गया हो, या हो सकता है हमारे पास CH3COH और CH3CONA इसका सॉल्यूशन हो। कई डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या हो सकता है हमारे पास एक सॉल्यूशन हो जिसमें HCl हो और CH3CH हो, या HCl और NaOH को मिक्स करके एक सॉल्यूशन दे दिया गया हो। कई डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन बनाया जा सकता है और अलग अलग कैटेगरी के सॉल्यूशन है। जैसे HCl क्या है, बात यह है कि आपको बोला जाएगा कि इस सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करिए। तो pH कैलकुलेट करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कंपाउंड दिया गया है वो कंपाउंड है क्या। मतलब वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहे हैं, या वो कंपाउंड वीक एसिड है, या वीक एसिड है तो उसमें भी कैसा, एक H+ देने वाला या एक से ज्यादा H+ देने वाले। ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, बट ये वीक एसिड एक एक H+ देंगे, बट ये वीक एसिड एक से ज्यादा H+ देंगे। या वो कंपाउंड बेस है और बेस में भी कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। या वो कंपाउंड सॉल्ट है, ये सारे सॉल्ट हैं। सॉल्ट जो एसिड और बेस से मिलके बने होते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि ये एक सॉल्ट है NaCl, ये किस एसिड से बना होगा, किस एसिड और किस बेस के रिएक्शन से, तो बेस यहाँ से आएगा, NaOH रहा होगा बेस और HCl रहा होगा एसिड। HCl और NaOH के रिएक्शन से NaCl बना होगा। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaOH कैसा बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब ये जो एक सॉल्ट, ये जो सॉल्ट आपको दिख रहा है NaCl, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। जबकि इसकी अगर बात करें तो ये NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और CH3COH मतलब वीक एसिड, मतलब ये जो सॉल्ट है ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसकी अगर बात करें तो NH4OH और HCl, NH4OH एक वीक बेस और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये वाला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। इस सॉल्ट की बात करें तो CH3COH और NH4OH, CH3COH वीक एसिड, NH4OH वीक बेस, तो ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। इसको हम लोग बफर बोलते हैं, ये अलग केस है। तो बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं और इन अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के लिए pH कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है। इसके लिए हम लोग अलग तरीके से pH कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अलग तरीका होगा, इसके लिए अलग तरीका होगा, इसके लिए अलग तरीका होगा, इसके लिए अलग तरीका होगा। इन चारों के लिए चार अलग अलग तरीके होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के लिए pH कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। करना सब में वही काम है, H+ कंसंट्रेशन निकालना है कितना होगा। अगर H+ कंसंट्रेशन आ जाएगा तो pH आ जाएगा -log of H+। बट H+ कंसंट्रेशन ही हम लोग अलग तरीके से अलग तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कंपाउंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो कंपाउंड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक बार आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उस कैटेगरी के लिए जो भी pH कैलकुलेट करने का मेथड होगा वो अगर आपको याद होगा तो वो अप्लाई करके हम लोग pH कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, अगर आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि वो किस कैटेगरी का है, पता चला है इस कैटेगरी का, आप सोच रहे हैं इस कैटेगरी का है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इस कैटेगरी का सोच के यहाँ का फॉर्मूला लगा दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला कहाँ का लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कंपाउंड है वो किस कैटेगरी का है। और ये क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड किस कैटेगरी का है।
कुछ कंपाउंड्स आप लोग के देखे हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स हो सकता है नहीं देखे हुए हों। तो जैसे जैसे हमारे सामने आते चले जाएंगे कंपाउंड्स, तो हमें पता चलता चला जाएगा कि ये सब किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना कि वो किस कैटेगरी का कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा ना कि फॉर्मूला लगाएं कौन सा। अगर आप कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या गलत आइडेंटिफाई कर लिए तो गलत फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैटेगरी आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो पीएच कैलकुलेशन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक एक कैटेगरी के लिए देखेंगे कि कैसे कैसे किसके लिए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसका आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।